उसके बाद दोस्तों जो 19 नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं जल्दी से। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाएं बताएं। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाएं कितनी हैं? तो वो आपकी 22 हैं। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों दिया हुआ है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, वह आपका नागपुर हुआ था। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन आपका नागपुर में हुआ था। उसके बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपका 1955 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे जो है आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके ऑप्शन बहुत सारे होंगे बट जो इनके आंसर ठीक आपको गोला करने हैं वो इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। हम दोबारा से रिपीट करके आपको बता देते हैं जिससे आपको याद हो जाए थोड़ा सा। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाएं कितनी हैं? तो ये आपकी 22 हैं। ठीक है, उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला हिंदी विश्व सम्मेलन जो हुआ था नागपुर में हुआ था। उसके बाद जो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपका 1955 में हुआ था। उसके बाद जो है 22 नंबर देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, आज विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं? तो आज विश्व में जो भाषाएं हैं वो आपकी 3000 लाई जा रही हैं। जो भाषाओं की संख्या है दोस्तों वो 3000 है। ठीक है, आज विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं? वो आपकी 3000 है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं 23 नंबर। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन याद रख लेना है कि 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्राविधान किए गए? तो भारतीय संविधान के वह जो अनुच्छेद हैं जिनमें राजभाषा संबंधी प्राविधान किए गए तो वो आपके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में प्राविधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है आपका एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 343 से 351 तक के हैं जो संविधान के जो राजभाषा है उसके प्राविधान किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो है 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि कौन सा है। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपका, वर्तमान समय में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान समय में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान समय में जो है 60 करोड़ लोग लगभग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक जो सर्वनाम है कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो 27 नंबर क्वेश्चन है, कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के जो भेद हैं वह आपके 8 हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारक के भेद जो हैं वह 8 होते हैं। उसके बाद उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो सर्वप्रथम जो भाषा का प्रयोग है वह आपका सांकेतिक रूप में हुआ था, यानी कि किसी को समझाने का, जैसे कि इशारे से समझाने वाली जो भाषा होती है उसी को जो है सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो वह आपकी जो है सांकेतिक भाषा जो सर्वप्रथम जो है इस रूप में हुआ था। भाषा के प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की जो प्राचीन भाषा है वह आपकी संस्कृत है। यह तो सभी लोग जानते होंगे
तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये। भारत की जो प्राचीन भाषा सबसे है वह जो है भारत की संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन है। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे है कुछ वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, इनको भी दिखा देते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हमने जो छांट के आपके सामने यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है, ठीक है, उद्धार। तो उद्धार को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, दो भागों में, उत प्लस धर। तो उत को ऐसे लिखेंगे प्लस धर, उसके जो उद्धार हो जाएगा। उसके बाद जो 32 नंबर है सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह, तो सत्य प्लस आग्रह। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे 33 नंबर देख लेते हैं, यशोस्य, जो यशो अभिलाषी। तो यशो अभिलाषी का जो है हम पहले यशा लिखते हैं, या सा और आह की जो है बिंदियां लगाएंगे, फिर प्लस और अभिलाषी। तो ये आपका हो जाएगा यशो अभिलाषी। उसके बाद जो 34 नंबर है ये भी देख लेते हैं, पितृणम। ठीक है, पितृणम दिया हुआ है, तो पितृणम को जो है पितृ पहले लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद जो दिया हुआ है ऋणम। ठीक है, तो पितृणम हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो 35 नंबर है संध दिया हुआ है, तो संध ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि आएगा आपके एग्जाम में। तो संध को जो है इस तरीके से लिखेंगे, सम प्लस थी। तो ये आपका जो है सम जो है संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे तो आपके मॉडल में और बुक में कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 20 दिए होंगे। ठीक है, बट इनको जो है हम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट हमको लगे, जो एग्ज़ाम में आते हैं या इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम छांट के लेकर आए हैं। तो उद्धार हो जाएगा, सत्याग्रह, यशो अभिलाषी, पितृडम और संधि। इनमें से आपका कोई ना कोई जो है पूरा चांस है कि एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और दिया हुआ है जो कि इसमें कटा है, तो हम 36 नंबर आपको बता देते हैं ऐसे ही। जो 36 नंबर है इत्यादि, तो इत्यादि का भी देख लीजिएगा, जिसमें इति प्लस आदि हो जाएगा। और जो 37 नंबर है वह है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लग रहा है हमको ये, दिगंबर। तो दिगंबर का जो दिक है और प्लस अंबर, तो ये दोनों जो हैं आप अपने मॉडल में या बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, दिगंबर का और जो है आपका इत्यादि का। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो 37 नंबर क्वेश्चन है ये आपको जल्दी से दिखा देते हैं कौन सा है। यह आपका जो है कारक के कितने भेद होते हैं, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, लिख गया है, कारक के जो भेद होते हैं वह 8 होते हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। इंग्लैंड में स्पीच थेरेपी के लिए कितना समय लगता है, तो इंग्लैंड में जो स्पीच थेरेपी का जो समय दिया हुआ है आपका 3 वर्ष लगता है। ठीक है, इंग्लैंड में स्पीच थेरेपी के लिए कितना समय लगता है, तो इंग्लैंड में स्पीच थेरेपी के लिए जो है 3 वर्ष का समय लगता है। उसके बाद जो 39 नंबर क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये एक जो है कथन दिया हुआ है और पूछा है कि यह कथन किस विद्वान ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट फोन्टिकस एनी पर्सन इन द फील्ड ऑफ जनरल स्पीच इन, ठीक है, काउस्टेड इलिटरेट। कथन किस विद्वान का है, तो ये आपका जो कथन है वैन राइपर का है, वैन रीपर, सॉरी वैन रीपर जी का है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दों की संख्या कितनी मानी गई है, अंग्रेजी शब्दों की जो संख्या है कितनी मानी गई है, तो अंग्रेजी शब्दों की संख्या जो है 12,000 मानी गई है। ठीक है, दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं कि अंग्रेजी शब्दों की संख्या कितनी मानी गई है, तो अंग्रेजी शब्दों की संख्या जो है 12,000 मानी गई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, देवनागरी लिपि में कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो देवनागरी लिपि में जो ध्वनि की संख्या होती है वह आपकी 52 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देवनागरी जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो देवनागरी से जितने भी आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव मॉडल में दिए हुए हैं सभी पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम चांस है आने के एग्जाम में, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियाँ, तो ये आपका जो है 52 होती है। उसके बाद जो 42 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति का साधन, तो अभिव्यक्ति का जो साधन है वह आपका भाषा एवं बोली है। उसके बाद दोस्तों जो 43 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्भव किस सदी के मध्य हुआ, तो हिंदी साहित्य का जो उद्भव है वह आपका 19वीं सदी के मध्य हुआ। हिंदी साहित्य का उद्भव किस सदी के मध्य हुआ, तो हिंदी साहित्य का जो उद्भव है वह आपका 19वीं सदी के मध्य हुआ। उसके बाद दोस्तों जो 44 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के सही 3 काल कौन से हैं, तो हिंदी भाषा के जो विकास के हैं सही 3 काल कौन से हैं, तो आपके ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, 4 को ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से जो इसका आंसर है प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक। उसी अनुसार जो है मध्यकाल जो दिया हुआ है 1500 से आपका 1800 ईस्वी तक। जो हिंदी भाषा के विकास के सही 3 काल कौन से हैं, तो ये पहला प्रारंभिक काल और दूसरा मध्यकाल दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसी को आपको टिक लगा देना है। तो प्रारंभिक काल 1000 से 1500 ईस्वी तक और मध्यकाल आपका 1500 से 1800 ईस्वी तक। उसके बाद दो 45 नंबर क्वेश्चन है, खरोष्ट लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो खरोष्ट लिपि में आपके 37 अक्षर होते हैं। खरोष्ट लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो खरोष्ट लिपि में आपके 37 अक्षर होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 46 नंबर दिया हुआ है, नरेंद्र देव नागरी लिपि के सुधार समिति का संगठन कब बना, तो यह आपका जो है 1947 में बना था। नरेंद्र देव नागरी लिपि के सुधार समिति का संगठन कब बना था, तो यह आपका 1947 में बना था। उसके बाद दोस्तों जो 47 नंबर क्वेश्चन है, पलवड़ा सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो पलवड़ा सूत्र में जो लिपियों का उल्लेख है वह आपका 18 है। पलवड़ा सूत्र में कुल कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो पलवड़ा सूत्र में जो है लिपियों का उल्लेख 18 है, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपको बता देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो जो भारतीय संविधान है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद जो 49 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषा काल का काल माना जाता है, प्राकृतिक जो भाषा का काल माना जाता है वह आपका पहली ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। प्राकृत भाषा काल जो है माना जाता है, तो ये आपका पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद जो 50वां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो वर्तमान हिंदी को जो है खड़ी बोली भाषा में बोला जाता है, यानी कि जिसका प्रचलित रूप है वह आपकी खड़ी बोली भाषा है, ठीक है। तो ये आपके 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे जो हम आपको जो है बता दिए हैं। तो ये सारे आप देख लीजिएगा, अगर एक बार आपको याद नहीं हुए हैं तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिए सामने फ़ोन रख के, और आपको ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएंगे। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इनको एग्ज़ाम में ना कर पाएँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये भी हम आपको बता देते हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो यहाँ पे 5 टॉपिक हमने दिए हुए हैं। पहला है देवनागरी लिपि, दूसरा है भाषा, तीसरा है ध्वनि, और चौथा है वर्तनी, और पांचवा है वर्ण। तो ये 5 जो है टॉपिक दिए हुए हैं, बट इसमें से जो सबसे मोस्ट है वह है आपका देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे आप अच्छे से देख लीजिएगा, और थ्योरी पे भी जो थ्योरी लिखे आपके मॉडल में इसका आंसर दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कोई भी आपका क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड तो वो छूटेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा टॉपिक है
वह आपका ध्वनि है। तो ध्वनि से रिलेटेड भी जितने भी आपका एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर थ्योरी है वो दोनों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इन दो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है आपके एग्ज़ाम में। तो ये सारे आपको हम टॉपिक भी बता दिए हैं इंपॉर्टेंट। तो आई होप इस वीडियो को आप पूरा समझ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। और दोस्तों अगर आप चैनल पे आए हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और साथ ही अपने उन दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर कर दें जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट जो है ले रखा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।